शासन व प्रशासन ने हमेशा से ही महिलाओं को पुरुषों की तुलना में हर क्षेत्र में आगे रखने की बात की है। कुछ कड़े नियम महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, किंतु कुछ महिलाएं इन कड़े नियमों का उपयोग लोगों को डराने धमकाने में करने से बाज नहीं आते। ऐसा ही मामला रायगढ़ जिले से निकलकर सामने आया, जहाँ कालिंदी कुंज रायगढ़ निवासी एजी ज्वेलर्स के संचालक महेश केडिया ने आशय की सिटी कोतवाली निवासी रायगढ़ में 27 जुलाई 2020 को रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि मृदुबाला राय, जो कि पेशे से फैशन डिजाइनर है, वह रवि शंकर शुक्ला मार्केट में स्थित एजी ज्वेलर्स से पिछले 1 वर्ष से नियमित ग्राहक के रूप में सोना चांदी खरीदारी करने आती थी। करीब 8 माह पूर्व मृदुबाला राय ने उनकी दुकान से 1,30,000 रुपए की सोना चांदी का जेवर उधारी ले गई थी। उधारी की रकम वापसी के लिए ज्वेलर्स ने मृदुबाला से बार-बार तगादा भी किया। मृदुबाला ने कुछ दिनों बाद फिर ज्वेलरी उधारी लेने की इच्छा व्यक्त की, जिस पर दुकानदार द्वारा मृदुबाला से यह कहा गया कि पहले आप पिछला हिसाब का 1,30,000 रुपए क्लियर कर दें, उसके बाद मैं इस बारे में विचार करूंगा। उसी दिनांक को उक्त संवाद उपरांत कुछ देर में वह दुकान आकर 1,30,000 की NEFT की रसीद, जो मोबाइल प्रिंट था, प्रदान कर कहा कि मैंने आपका पिछला हिसाब क्लियर कर दिया है, अब आप मुझे ज्वेलरी उधारी दे सकते हैं। विदित हो कि NEFT के उपरांत रुपए ट्रांसफर होने में कभी-कभी 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं, इसलिए दुकानदार ने महिला के ऊपर स्वाभाविक रूप से विश्वास करते हुए करीब 3,93,000 की ज्वेलरी उधारी दे दी। अगले दिन तक जब दुकानदार के खाते में NEFT के 1,30,000 रुपए नहीं आए तो उक्त रकम के लिए दुकानदार ने मृदुबाला से फोन पर बात की तो वह टाल मटोल जवाब देने लगी, जिससे दुकानदार को उस पर शक होने लगा। उक्त दुकानदार ने NEFT के संबंध में बैंक में जाकर भी पता किया तो पता चला कि ऐसा कोई भी NEFT दुकानदार के अकाउंट में नहीं आया है। दिनांक 22 जुलाई 2020 को जब दुकानदार और उसका स्टाफ घरेलू कार्य से बाहर गए हुए थे तो मधुबाला उनको कोतरा रोड तरफ जाते हुए मिली। दुकानदार ने उसे रोककर रुपए देने के लिए निवेदन किया तो महिला उल्टा धमकी देने लगी कि यदि आज के बाद रुपए के संबंध में कोई बात की तो सीधे पुलिस थाना में रेप अटेम्प्ट का प्रकरण दर्ज करवा दूंगी। तुम खैर मनाओ कि तुम्हारे खिलाफ अभी तक मैंने झूठी रिपोर्ट नहीं लिखाई है, वरना तुम अभी तक जेल में होते। हमारे दुकान से 1 साल से बराबर लेन देन करती थी। शुरू में अच्छा लेन देन की, बाद में फिर मेरे से 1,30,000 की बैलेंस उधारी कर ली, जिससे कई बार मैंने तगादा मारा। 8 महीने बाद मुझे फ़ोन करके बोली कि मुझे और सामान चाहिए, तो मैंने बोला कि 1,30,000 जो ओल्ड बैलेंस है उसको आप पूरा क्लियर कर दीजिए, उसके बाद मैं फिर आपको और क्रेडिट दे दूँगा, बट उसके एवज में मेरे को आपको PDC चेक देना पड़ेगा, पोस्ट डेटेड चेक। तो ओके बोली। तो 1,30,000 का फाल्स जो धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से अपने मोबाइल में प्रोफाइल बना के बैंक का जो NEFT होता है उसको बना के मेरे को व्हाट्सअप कर दी और मैसेज भी कर दी कि आपका 1,30,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है और मेरे अकाउंट से डेबिट हो गया है। तो उसके आधार पे मैंने उसको और उधारी दे दिया। लेकिन मैंने पता किया बैंक में जाके नेक्स्ट डे मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया था। फिर मैंने उनको इन्फॉर्म किया, मैडम आपका पैसा नहीं आया है, तो वो बोले कि और इंतज़ार कर लीजिए, आ जाएगा। फिर मैंने बैंक जाके पता भी किया, उसके अकाउंट में भी और मेरे अकाउंट में भी कोई क्रेडिट नहीं हुआ है और ना कोई डेबिट हुआ है। तो फिर क्या बोलते हैं, वो चेक को भी मैंने बाउंस करवा दिया क्योंकि उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं था। उसके बाद फिर मैंने केस किया उसके ऊपर 420 का। हाँ, मैं और मेरे एक मतलब स्टाफ है दुकान के, कुछ निजी काम से हम जा रहे थे कोतरा रोड तरफ, तो रास्ते में मुझे मिली वो। तो मैंने बोला कि मैडम, आप रिक्वेस्ट करके बोला मैंने कि मैडम हमारा जो बाकी है उसको करवा दीजिए, मैं बहुत तकलीफ़ में चल रहा हूँ। तो वो उल्टा हम मतलब धमकी देने लग गई कि आपको ऊपर ये पुराना जो आप चेक बाउंस का केस किए हैं उसको वापस ले लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर रेप अटेम्प्ट का केस कर देंगे। तो हमने डर के मारे फिर हम वापस आ गए, फिर FIR करवाया। इसके पूर्व भी मृदुबाला राय ने सरिया के एक स्वर्णाकर से 2,83,000 रुपए की लगभग की उधारी खरीदी की थी। स्वर्णाकर का कहना है कि ज्वेलरी लेने के बाद मृदुबाला ने 30,000 रुपए तुरंत ऑनलाइन पेमेंट किया था और कहा कि ट्रांसफर की अधिकतम सीमा इतनी है, बाकी के पैसे आपको थोड़े दिनों में ट्रांसफर कर दूंगी। लेकिन बार-बार मांगने के बाद भी मृदुबाला के द्वारा मुझे बाकी के पैसे नहीं दिए गए। इसके बाद मृदुबाला का एक और कारनामा सामने आया, जिसमें मृदुबाला ने दिनांक 11 अगस्त 2018 को 2 व्यक्तियों सुनील अग्रवाल और संजय अग्रवाल के ऊपर धारा 420, 509, 37 के तहत कार्रवाई करने की शिकायत की थी। 2017 मार्च अप्रैल में मृदुबाला राय जो है, इसको मेरे क्लाइंट समीर मेडिकल वाला है, उसने मेरे पास भेजा था। रात को करीबन ये 7 साढ़े 7 बजे मेरे ऑफिस आई थी
आने के बाद मैंने पूछा बताइए क्या काम है करके, तो इन्होंने बोला कि भाई मैं एक बुटीक का काम करती हूँ और मेरे को कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग काम के लिए जो है फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने बोला ठीक है आप अपने, और आते साथ पहले तो रोना धोना चालू कर दिया एकदम, मतलब मैं क्या बोलते हैं बैंक गई थी, बैंक वाले मेरे को 6 महीने से घुमा रहे हैं, और क्या बोलते हैं मैं प्रेग्नेंट थी, और मतलब मैं गर्मी में मतलब दौड़ भाग करती थी, ऑटो में जाना आना करती थी, जिसके चलते जो है मेरा मतलब अबॉर्शन भी हो गया, और क्या बोलते हैं बैंक वालों ने मेरे को बहुत घुमाने के बाद मेरा फाइनेंस भी नहीं किया। तो जो है क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? कि मैंने बोला भाई आप सब पेपर लेकर के आइए, सारे पेपर अगर आपके ओके होंगे तो सारे पेपर यदि आपके ओके होंगे तो हम क्यों नहीं करेंगे। तो बोली ठीक है। फिर दूसरे दिन जो है ये अपने पेपर वगैरह लेकर के आई। पेपर वगैरह देख करके मैंने इनसे कहा कि भाई आप सिक्योरिटी में क्या दे सकते हैं। फिर बैंक से अगर आपको फाइनेंस कराना है तो आपको सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी, बिना सिक्योरिटी तो बैंक फाइनेंस होगा नहीं। तो आपके पेपर के हिसाब से तो आपका बैंक में टर्नओवर वगैरह भी नहीं है, और आप बोल रहे हो बुटीक का काम कर रहे हो तो टर्नओवर होना ज़रूरी है, जीएसटी का इनकम टैक्स आपका सेल टैक्स का रिटर्न वगैरह होना ज़रूरी है। वो सब आपके पास मतलब सफिशिएंट नहीं है। उस दृष्टिकोण से आपका इतना बड़ा फाइनेंस हो नहीं सकता है। तो आप सिक्योरिटी दोगे तो आपका फाइनेंस हो पाएगा। तो ये मैं आपका फाइनेंस नहीं करा पाऊँगा करके मैंने इसको मना कर दिया, ये वापस चली गई। उसके बाद जो है 4-5 दिन बाद जो है ये एक आकाश बेरीवाल करके हैं रायगढ़ में, सनसेटा करके, वो मेरी सगी बुआ का लड़का है, उसको लेकर के मेरे पास आई। तो मैंने उसको भी यही बात कहा कि भाई सिक्योरिटी मस्ट है, अगर आप सिक्योरिटी दिलवा सकते हो या किसी की भी सिक्योरिटी हो, बैंक को सिक्योरिटी से मतलब अगर सिक्योरिटी दोगे तो फाइनेंस हो सकता है, अदरवाइज़ अपन कुछ नहीं कर सकते। फिर ये 5-7 दिन बाद जो है अपने हस्बैंड को लेकर के आई। इसका हस्बैंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट है और भेल में सर्विस करता है। वो आकर के मेरे को बोला कि सर अभी स्टैंड अप इंडिया योजना आ रखी है, और उस समय जस्ट ही मोदी सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना लॉन्च करी थी, जिसमें 1 करोड़ तक बिना सिक्योरिटी के लोन देने का प्रावधान है महिलाओं को और ST/SC लोगों को। तो मैंने बोला हो सकता है, लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि भाई इसमें आपको गारंटर बनना पड़ेगा, आपको गारंटर बनना पड़ेगा, प्लस आप चूँकि बाहर के हो तो हमको एक लोकल गारंटर का भी दरकार पड़ेगा। अगर ये 2 चीज़ अगर आप देने के लिए तैयार हो तो बैंक वाले से बात किया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। तो उसके हस्बैंड ने बोला ठीक है मैं गारंटर बनने के लिए तैयार हूँ, और मान लो अगर पैसा नहीं पटेगा तो मेरी सैलरी से जो है बैंक में डायरेक्ट पैसा चला जाएगा। और लोकल में इन्होंने आकाश बेरीवाल को जो है कि भाई ये भी गारंटर बनने के लिए तैयार है। तो उसके बेस पे हमने बैंक वालों से बात की। तो बैंक वाले बोले ठीक है अगर ये दोनों गारंटर बनने के लिए तैयार हैं तो हम फाइनेंस कर सकते हैं, और ये अपना जगह चॉइस कर ले भी कहाँ ये काम करना चाहते हैं करके। तो इन्होंने रायगढ़ में सब जगह तलाश करी, लेकिन इनको कहीं जगह नहीं मिली। तो ये फिर आए मेरे पास में और बोले कि अगर आपके नज़र में कहीं कोई है ऐसा जगह कि भाई जो भाड़ा में दे सकता हो तो आप हमको बताइए, हम उनसे जा कर के मिलेंगे। तो मेरे चूँकि कई क्लाइंट है जिनका गोडाउन है जो भाड़े में देते हैं, मैंने इन्हें 6-7 लोगों का नाम और नंबर दे दिया कि भाई आप इनसे जा कर के मिल लीजिए, मिल करके आपको जो सही लगता है आप अपने हिसाब से उनसे बात कर लीजिए। तो इन्होंने 6-7 जगह किया, कहीं भाड़ा ज़्यादा था तो कहीं कोई दूर ज़्यादा था। तो लास्ट में इन्होंने जो है उड़दना में आनंद सिंह राठिया करके है, उसका एक गोडाउन है, उसको इन्होंने पसंद किया। तो मैंने बोला आप चाहिए जा करके बात कर लीजिए, बात करके जो है आप अपना उनसे एग्रीमेंट कर लीजिए। और बैंक फाइनेंस के लिए चूँकि कम से कम 10 साल का एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, बिना 10 साल के एग्रीमेंट के बैंक वाला फाइनेंस करेगा नहीं करके। तो ये गया और जा करके 10 साल का जो है एग्रीमेंट बनवा करके लाया। मैंने उसी समय इनको बता दिया था कि भाई चूँकि ये आदिवासी का है, आदिवासी के केस में यदि आप 25 लाख से कम का फाइनेंस कराओगे तब तो आपको सब्सिडी मिल जाएगी। 25 लाख से ऊपर का अगर आप कराओगे तो आपको इसमें रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, और आदिवासी से गैर आदिवासी में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं होता है। इसलिए बेटर है कि आप कुछ ज़्यादा रेंट दे करके कोई अच्छा गोडाउन आप भाड़े में ले लो। चूँकि इनके पास उतना ज़्यादा रेंट देने की व्यवस्था नहीं थी, तो इन्होंने ये कहा कि भाई नहीं हमको ये पसंद है, हमको सब्सिडी की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको बैंक फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है करके। उन्होंने बोला ठीक है तो आप अपना रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनवा करके ले आइए। तो ये गए अपना जा करके रेंट एग्रीमेंट बनवा करके लाया। उसके बेस पे जो है मैंने इनका जो भी कोटेशन वगैरह है वो सब मंगवा लिया। कोटेशन के बेस पे जो है इनके बैंक से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके इनको फाइल हैंडओवर कर दी। फिर उसके बाद इन्होंने जा करके उसको बैंक में सबमिट किया। सबमिट करने के बाद इनका जो है बैंक से फाइनेंस हो गया। फाइनेंस होने के बाद में जो है इन्होंने वहाँ पे अपना उड़दना में गोडाउन में अपना जो भी मशीन ला करके एस्टेब्लिशमेंट किया। एस्टेब्लिशमेंट करने के बाद में इन्होंने यूनिट चालू ही नहीं करी, खाली एस्टेब्लिशमेंट करा बैंक को दिखाने के लिए, बैंक से पैसे उठाने के लिए। जहाँ बैंक से पैसे उठ गए उसके बाद में इन्होंने यूनिट चालू ही नहीं करी। जब यूनिट चालू नहीं करी तो अब चूँकि बैंक का भी शुरू में 1-2 किस्त पटा है, किस्त पटाने के बाद में जो है इन्होंने बैंक का किस्त पटाना ही बंद कर दिया। अब बैंक वाला इनके हस्बैंड को फ़ोन करे तो इसका हस्बैंड फ़ोन मैं अभी बिजी हूँ बाद में बात करता हूँ, या फ़ोन नहीं उठाया अपने स्टाफ को फ़ोन नंबर दे दे कि भाई बोल दो अभी साहब बिजी हैं बाद में बात करेंगे करके।
इनको फ़ोन लगाया तो ये अपना बोले मैं अभी घर में नहीं हूँ, बाहर जा रखी हूँ मार्केटिंग करने के लिए, मैं आऊँगी तो पेमेंट करूँगी। ऐसे करते करते 4-5 महीना बीत गया और इनका खाता बैंक में NPA हो गया। अब चूँकि बैंक के प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेरा नाम था तो बैंक वालों ने मेरे से तकादा करना शुरू कर दिया कि भाई आपके क्लाइंट हैं तो आप उनको बोलिए कि बैंक का पैसा पटाएंगे, अगर पैसा नहीं पटाएंगे तो जो है बैंक में खाता NPA हो जाएगा। तो खाता NPA हो जाएगा तो हमारे ऊपर बात आएगी कि आपने क्या देख करके फाइनेंस किया, आप क्यों नहीं देखे कि यूनिट चालू है कि नहीं है करके। ऐसी स्थिति में जो है मैंने इसके हस्बैंड को 2-4 बार फ़ोन किया। मेरे जो रिलेटिव है जो आकाश बेरीवाल जो इनके साथ में आया था, उसको ही मैंने फ़ोन किया कि भाई आप बैंक का पेमेंट करिए, बैंक का पेमेंट नहीं करेंगे या पेमेंट करवाइए आप, बैंक का पेमेंट नहीं करवाएंगे तो एक तो आपका सिविल ख़राब हो जाएगा, दूसरा जो है बैंक वाले आपके सारे सामान को कुर्की करेगा। तो उसके बाद फिर ये मृदु वाला फिर मेरे पास में आए बीच में एक बार। तो मैंने इनको कहा देखो भैया मैं आपका काम आगे से नहीं कर सकता, ये आपके हस्बैंड ने देखिए कितने गंदे गंदे मैसेज भेजे हैं और मैं आपका काम नहीं कर पाऊँगा। जब मैंने उनको ये बात बोली तो इन्होंने जो है मेरे खिलाफ़ और संजय अग्रवाल के खिलाफ़ थाने में FIR दर्ज करवा दी कि भाई मेरी फैक्ट्री में चोरी हो गई। मेरी फैक्ट्री 4-5 महीने से बंद थी और मेरी फैक्ट्री पे जब हमने जा करके देखा तो वहाँ पे चोरी हो गई है करके, और मेरे लैपटॉप चोरी हुई है और इसमें हमको ऐसा लग रहा है कि संजय अग्रवाल सुनील अग्रवाल द्वारा कराया गया है करके। ऐसे करके उन्होंने झूठी रिपोर्ट वहाँ पर दर्ज करवा दी। तो उसके बाद जो है इन्होंने एक अन्य मामला दर्ज करा दिया कि भाई मेरे से इन्होंने 5 लाख रुपए लिया है और 5 लाख रुपए लेकर के मेरा सब्सिडी का काम नहीं कराया है करके। और उसमें जो है इन्होंने 85,000 रुपये की रसीद जो है वहाँ पे प्रस्तुत करी, जबकि 85,000 रुपये में से 30-35,000 रुपये जो है इन्होंने किसी को देने के लिए मेरे पास जमा किए थे, वो पैसे मैंने सामने वाले को दे दिए थे, जो कि उस रसीद में दिख रहा है कि भाई इन्होंने पैसे लिए हैं और पैसे लेकर के सामने वाले को दे दिए हैं। और इस तरह से इन्होंने झूठा 5 लाख रुपए का वहाँ पे इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि ना तो इन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न में उस चीज़ को शो किया कि भाई इन्होंने मेरे को 5 लाख रुपए दिया है, ना कहीं सेल टैक्स रिटर्न में शो किया, नहीं किसी भी जगह इन्होंने शो किया है कि भाई 5 लाख रुपए इन्होंने मेरे को दिया है करके। ठीक है, इस तरह से फर्जी इन्होंने वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिसके बेस पे मेरे खिलाफ इन्होंने FIR दर्ज करा दी। अब जब FIR दर्ज हो गई उसके बाद जो है किसी अज्ञात व्यक्ति से मेरे मोबाइल में उन्होंने फ़ोन कराया कि भाई आपके खिलाफ ऐसा ऐसा FIR दर्ज हो गई है, आप आकर के मिलिए और मामले को सेटल कीजिए। अगर आप मामले को सेटल नहीं करते हो तो आपके खिलाफ 354 और 376 की कार्रवाई की जाएगी। मैंने उसके खिलाफ भी पुलिस में कंप्लेंट दायर की। पुलिस वालों का ये कहना था कि भाई चूँकि भैया आपके खिलाफ FIR हो रखी है तो आपने बायस होकर के ये सब कर रहे हो, इसलिए हम आपकी कोई भी सुनवाई नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने अपने लेवल पे जो है इसके सारे पेपरों की जांच पड़ताल के लिए मतलब सूचना का अधिकार के जरिए या अन्य माध्यमों के जरिए सारे पेपर इसके निकलवाए, जिसमें मेरे को पता चला कि ये जो इंडस्ट्री लगाई है ये नगर पंचायत एरिया में उड़दना में आता है उसमें लगाई है, और इसमें ग्राम पंचायत का फर्जी NOC इन्होंने लगा रखा है, जिसमें ना तो डेट है ना कब की NOC जारी हो रखी है, कहीं उसका उल्लेख नहीं है। उसके बाद मुझे पता चला कि भाई ये 2-2 पैन कार्ड रखती है, 2-2 पैन कार्ड में इसने 2-2 इनकम टैक्स के रिटर्न भर रखे हैं, और IDBI बैंक में पैन कार्ड भी जमा कर रखी है, वो अलग पैन कार्ड से खाता खुलवा रखी है, और जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में दे रखी है वो अलग पैन कार्ड से खाता खुलवा रखी है, और दोनों पैन कार्ड पे 2 अलग अलग रिटर्न जो है वो प्रस्तुत कर रही है। उसके बाद जब हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जानकारी निकलवाई तो हमको पता चला कि जो फाइनेंस हो रखा है और जो ये मतलब 35 लाख रुपये फाइनेंस हो रखा है और जो उसके अगेंस्ट में जो है इसने मशीनरी ले रखी है, बिल्डिंग ले रखी है, वो इनकम टैक्स में कहीं शो ही नहीं है। इनकम टैक्स में इसने दिखाया है कि मैं ट्रेडिंग का काम करती हूँ करके, सेल टैक्स में दिखा रखा है इसने मैं ट्रेडिंग का काम करती हूँ करके। जब हमने इसके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से पूरे बिल निकलवाया तो हमको पता चला इसका यूनिट तो चालू ही नहीं हुआ है, शुरू से लेकर के अभी तक बंद है करके। फिर जो है इसका हस्बैंड जो कि CA है और जो पार्ट टाइम प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट ले रखा है, और एज़ पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से जो आदमी पार्ट टाइम प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट लेता है और सर्विस करता है वो आदमी CA सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकता है। इसने सब्सिडी लेने के लिए अपने ID से सब्सिडी के लिए अप्लाई किया, जिसमें इसने अपने हस्बैंड का जाली प्रमाण पत्र सबमिट किया। उसके अलावा चूँकि ये नगर पालिका एरिया में था तो इसको नगर पालिका की NOC के लिए बोला गया। इसको कहा गया कि भाई आप चूँकि 23 लेबर आप दिखा रखे हो, क्योंकि एप्लीकेशन में इसने 23 लेबर दिखा रखे थे कि मैं 23 लेबर अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट में दे रखी हूँ। 23 लेबर के लिए फैक्ट्री हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, उसको DIC वालों ने मांगा, इसने वो लाइसेंस भी वहाँ सबमिट नहीं किया। उसके अलावा सब्सिडी लेने के लिए ये भी रिक्वायरमेंट है कि बैंक का अकाउंट रेगुलर होना चाहिए, आपका टर्नओवर और CC लिमिट रेगुलर पड़ना चाहिए, तब जा करके बैंक सब्सिडी देती है। चूँकि इसका खाता NPA हो रखा था, इसने DIC में फर्जी शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि मेरा खाता शुरू से लेकर के आज दिनांक तक जो है सही चल रहा है करके, और मेरी फैक्ट्री जो है शुरू से लेकर के आज दिनांक तक सही चल रही है। जब इसकी फैक्ट्री शुरू से लेकर के आज दिनांक तक सही चल रही है तो फिर उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि ऑनलाइन जनरेट होता है उसमें 00 का फिगर क्यों दिखा रहा है, उसमें उसका यूनिट कंजम्पशन होना चाहिए। फिर जो है इसने जो DIC में अपना बिल प्रस्तुत किया था, इसका एक आर्या बुटीक करके जो फर्म है
जो ट्रेडिंग फार्म है उसका बिल प्रस्तुत करके इसने जो है आर्या क्रिएशन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो इसने डाला था उसका फर्जी प्रोडक्शन सर्टिफिकेट वहाँ से जारी करवा दिया, जहाँ 23 लेबर अगर उसके यहाँ काम कर रहे थे 23 लेबरों का आधार कार्ड पैन कार्ड की आधार कार्ड की कॉपी या उनका रेसिडेंशियल प्रूफ एज़ पर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सर्कुलर के हिसाब से वहाँ जमा करना जरूरी रहता है, लेकिन इसने वो पेपर वहाँ जमा नहीं किए थे जो हमको वहाँ सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी मिली। तो इसने वहाँ एक भी डॉक्यूमेंट जमा किए बिना वहाँ मतलब जैसे भी करके उसने अपना प्रोडक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया और फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए इसने सब्सिडी क्लेम करी, जिसके चलते इसको सब्सिडी नहीं मिला। उसके बाद इसने जो है 2 आदमी मेरे घर में भेजे रात को। मैं उस दिन रायगढ़ में था नहीं, बाहर जा रखा था, तो रायगढ़ में आकर के मेरी मिसेज से मिले, दरवाज़ा खटखटाया, मिसेज आई तो उनको ये बोले कि क्या बोलते हैं कि सुनील भैया हैं क्या घर में। तो उन्होंने कहा कि भैया अभी नहीं, आपका ला करके मिलिए दिन के समय में। तो बोलिए आप उनको, हम भैया के मतलब सलामती के लिए आए हैं, आप उनको बोलिए कि 10 लाख रुपये जो है मृदुबाला राय को दे दें, वो केस वापस ले लेगी। अगर वो नहीं देती है तो अभी जितने आपके ऊपर ब्लेम लगे हैं उससे कहीं ज़्यादा ब्लेम जो है आपके ऊपर लगा दिए जाएंगे करके। हमने नेक्स्ट दिन जो है उसकी शिकायत जो है सिटी कोतवाली में यहाँ कर दी, लेकिन कोतवाली वाला का यही कहना था कि भैया आपके खिलाफ जब तक ये मामला ख़त्म नहीं होता तब तक हम आपकी किसी भी शिकायत के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे। वहीं अगर मृदुबाला रॉय की बात माने तो उन्होंने रायपुर में प्रेस वार्ता कर अपने ऊपर झूठी कार्रवाई होने की बात कहते हुए सुनील अग्रवाल, संजय अग्रवाल और एजी ज्वेलर्स के संचालक महेश केडिया के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके द्वारा महिला के ऊपर एसिड फेंकवाने और जान से मारने की धमकी देने की बात कही। साथ ही मधुबाला रॉय ने पुलिस प्रशासन पर भी अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। सीए सुनील कुमार अग्रवाल और संजय अग्रवाल और आनंद सिंह राठिया, इन लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। सुनील अग्रवाल के पास मैं प्रधानमंत्री योजना का जो लोन था उसके रिलेटेड गई हुई थी। 2017 का ये मैटर है कि 2017 में लोन के लिए अप्लाई करवाई थी। उसके बाद इन लोगों ने जहाँ जहाँ पैसे मांगे, जो जो मांगा मैंने दिया इनको। जब मेरे को पता चला कि इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है, डॉक्यूमेंट्री में फ्रॉड किया है, लीज एग्रीमेंट बोल के इन्होंने मुझे रेंट एग्रीमेंट बोला और उसके वजह भी उन्होंने से पैसे लिए, सारा डिटेल लिया। जब मैंने इनसे बात करी तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि तुम ज़्यादा बात करोगी तो हम तुम्हें ऐसी जगह पे फेंकेंगे वहाँ से तुम उठ नहीं पाओगी। उसके बाद मैंने कंप्लेन किया तो इन लोगों ने मेरे घर पे धमकी दिलवाई, मुझे मतलब मेरे बाल खिंचवाए 4 लोगों को भेज के। तो मैंने थाना में कंप्लेन किया, मैंने 5 FIR इन लोगों के ऊपर कंप्लेन किया, पर थाना प्रभारी ने अभी तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद मैं रायपुर में भी आ गई, मेन ब्रांच में, पुलिस जो मेन ब्रांच है वहाँ भी मैंने कंप्लेन दी, वहाँ भी मैं सब चीज़ें बोली, तब भी अभी तक किसी भी प्रभारी ने मेरा अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया, ना ही उसको खिलाफ कोई एक्शन लिया। सिर्फ FIR दर्ज करने के बाद उसको छोड़ दिया। वजह ये हुई कि जब मतलब मेरे ऊपर एक अटैक हुआ जिसमें बताया गया कि संजय और सुनील अग्रवाल ने मेरे ऊपर ये अटैक किया है और मेरे हाथ में ये एसिड फेंकवाया जिसमें ये लग गया है। इसके लिए मैं अपने आप को सेफली फील नहीं कर पा रही थी वहाँ पे। तो मैं रायपुर आई थी कि वहाँ पे जा कर के मैं एक बार डॉक्टर को दिखाऊंगी और वहाँ पे मैं बात करूँगी। ठीक उतने में मैं अगले दिन घर जाने वाली थी तो रात को ही मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ़ कुछ लोगों ने मिल करके FIR दर्ज करवाई है। एक महेश केडिया नाम है उनका, वो और उसी के साथ संजय और सुनील अग्रवाल ने सब ने मिल करके मुझे उसमें गलत साबित किया है और उसमें बताया गया है कि मैं उनको धमकी दी हूँ, जो कि सरासर झूठ है। मैं 22 तारीख को उनको कोई धमकी नहीं दी हूँ, ना मैं उनसे मिली हूँ। प्रशासन मेरे को ये सही करके दे कि मैं अगर उन लोगों से मिली हूँ और उनको मैंने धमकी दी है, इस तरह से मैंने उनको गलत बोला है, तो उसको प्रूफ करके दिखाए। मेरी प्रशासन से ये मांग है कि सुनील अग्रवाल को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। और मेरे ऊपर जिसने अटैक किया सुनील अग्रवाल, संजय अग्रवाल ने, ये अटैक उन लोगों ने करवाया मेरे ऊपर। मृदुबाला राय के खिलाफ एक 420 का मामला कायम हुआ है, जिसमें सामने वाले ने बताया कि उसने उसके साथ पैसे का फ्रॉड किया है, एक फर्जी NEFT किया और उससे पैसे, उससे ज्वेलरी ली और उसके बाद दोबारा ज्वेलरी ली। NEFT की जांच हो रही है और इसमें जांच होने के बाद अगर ये मामला पाया जाता तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और हाँ, आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप।
For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.